हेलो माय डियर। हेलो। आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू यूपी बोर्ड एनसीईआरटी इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 12th इंटरमीडिएट फाइनल के जो बच्चे हैं। लेसन नेम इज द इंटरव्यू एंड ऑथर नेम इज क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो सबसे पहले हम लोग इंटरव्यू के बारे में जानते हैं। व्हाट इज इंटरव्यू? इंटरव्यू को हिंदी में बेटा कहा जाता है साक्षात्कार। साक्षात्कार कहते हैं। और ये क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हैं, ये मशहूर क्रिटिक हैं, कंसल्टेंट हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं एंड एन ऑथर बॉर्न इन लंदन 1959 में। ये जो लेसन है आपका इंटरव्यू, इनकी एक मशहूर बुक है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, वहां से टेकन किया गया है, लिया गया है। और ये लेसन आपका दो पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, जिसको अभी हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। सिल्वेस्टर ऑलवेज डिस्करेजेस येलो जर्नलिज्म। तो पहला वर्ड हम लोग समझते हैं कि येलो जर्नलिज्म क्या होता है। आप जानते हैं जर्नलिज्म मीडिया प्रेस, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, किसी भी देश की उन्नति में बहुत बड़ा इसका रोल होता है। लेकिन ये हेट करते हैं। येलो जर्नलिज्म क्या होता है? जब छोटी मोटी चीजों को अखबार या न्यूज़पेपर टीवी में बहुत बढ़ा के दिखाया जाए, बहुत बढ़ा करके, इसको कहते हैं सनसनीखेज वाली पत्रकारिता, जिसमें हकीकत उतना नहीं होती जितना वो दिखाया जाता है। ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। और इसी से मीडिया बदनाम भी है कि छोटी चीज को, जो महत्व वाली है उसको नहीं दिखाएंगे, लेकिन छोटी चीज को इतना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बना के दिखाएंगे कि उसको येलो जर्नलिज्म कहा जाता है और ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसी से ये हेट करते हैं। तो येलो जर्नलिज्म जानते रहिए, सनसनीखेज वाली पत्रकारिता या पीत पत्रकारिता। अब इसमें दो टर्म आएंगे, एक होता है इंटरव्यू, तो शब्द ही है इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी। इंटरव्यूअर वो होता है जो किसी का इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यूअर वीवी वो होता है जो किसी को इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू में तो आप जानते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे से मिलता है और एक दूसरे प्रश्न पूछ करके सच्चाई जानने की कोशिश करता है। तो जिसका इंटरव्यू लिया जाता है उसको इंटरव्यूवी कहते हैं, और जो लेता है इंटरव्यू उसको इंटरव्यूअर कहते हैं। ये क्लियर हो गया माय डियर। उसके बाद अब आपको यहां पर पार्ट 1, जो लेसन हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में है, इसमें कुछ कैरेक्टर्स है। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द कैरेक्टर। तो कौन कौन से कैरेक्टर है? तो पहले देखो वीएस नायपाल है पार्ट 1 में। वीएस नायपाल क्या है भाई? ये ही रोट ट्रैवल बुक्स एंड प्रेजेंटेड हिज इंप्रेशंस ऑफ इंडिया, द कंट्री ऑफ हिज एंसेस्टर्स। वीएस नायपाल हमारे यहाँ के ही मूल भारतीय थे, इनके एंसेस्टर्स हमारे यहाँ से थे। ही फील्स दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज। इनका मानना है कि इंटरव्यू जो है ना, वो किस लोगों की भावनाओं को आहत करता, वुंड करता है। और इनको नोबेल प्राइज मिला था 2001 में। वीएस नायपाल को जानते रहिएगा, मतलब इंटरव्यू लाइक नहीं करते हैं। फिर उसके बाद है लुइस कैरोल। लुइस कैरोल क्या है? मशहूर पुस्तक एलिस इन वंडरलैंड के राइटर हैं, और ये भी लगते हैं ही नेवर कंसिडर, इनका कोई इंटरव्यू ले ही नहीं पाया क्योंकि उन्होंने कभी किसी को इंटरव्यू दिया ही नहीं। लुइस कैरोल ये लाइक नहीं करते। रुडयार्ड किपलिंग और कैरोलिन। तो कैरोलिन रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ ही है। इनका जन्म अपने यहां मुंबई में हुआ था। बहुत मशहूर जंगल बुक, इनकी लिखी गई बुक बच्चों की क्लासिक मानी जाती है। ये भी इंटरव्यू को तो एक अपराध मानते थे, एक आक्रमण मानते थे, एक असॉल्ट मानते थे। इनकी वाइफ ने कहा कि हम लोग बोस्टन में गए थे, कैसे दो पत्रकारों ने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। मतलब ये लोग भी लाइक नहीं करते इंटरव्यू। उसके बाद है कैरोलिन हो गया। पार्ट 2 में आप पाएंगे कि एक इंटरव्यूअर है और एक इंटरव्यूवी है। इंटरव्यूअर कौन है? द हिंदू, जो मशहूर इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, वर्ल्ड फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर है भारत का, उसके मुकुंद पद्मनाभन इंटरव्यूअर हैं। और किससे लेते हैं? अम्बर्टो इको का, जो बहुत ही साइलेंटली, बहुत मॉडेस्टली इंटरव्यू देते हैं। बहुत अच्छे से इंटरव्यू देते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में क्या बताया गया है? देखो पार्ट 1 में माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये बताया गया कि इंटरव्यू के लिए
देखो दो तरह की भावना है, एक तो इंटरव्यू कह रहे हैं अभी ये 130 वर्ष पहले ये स्टार्ट हुआ है, और सबसे अच्छे साधनों में इंटरव्यू कह रहे हैं ये कला है, लेने वाले की भी देने वाले की भी, और ये दिस इज एन आर्ट, इससे सच्चाई का पता चलता है, वी कैन, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ द ट्रुथ। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इंटरव्यू को देना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं देना पसंद करते हैं। जैसे यहां पर जितने भी लोग हैं करीब करीब नहीं देना पसंद करते हैं। रुडयार्ड किपलिंग जिसको एक अपराध मानते हैं, खुद एच.जी. वेल्स माने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू खुद ही वो लेते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो पहले हम आप देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यस माय डियर। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि इंटरव्यू के प्रॉस कॉन्स मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में बातें होती हैं। जैसे बैकग्राउंड तो 130 साल पहले अभी ये शुरू हुआ है, इस पर लोगों की राय वैरी करती है, अलग अलग तरह के लोग सोचते हैं। जहां कुछ लोग इसको मानते हैं कि किसी महान शख्सियत सेलिब्रिटीज या ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में हम लोग इंटरव्यू से ही जान सकते हैं, वहीं कुछ लोग इसको इंटरव्यू नहीं भी देना पसंद करते हैं। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग, एच.जी. वेल्स और साउल बेलोज व्यूज ऑन इंटरव्यूज। रुडयार्ड किपलिंग तो इसको क्या मानते थे, और उनकी वाइफ ये तो एक असॉल्ट मानते थे। Her husband refused to give interviews because he considered them immoral, a crime and assault which is worthy of। इनका मानना था कि इंटरव्यू एक अपराध है और इसमें सजा देनी चाहिए जो इंटरव्यू लेते हैं। कोई भी अच्छा व्यक्ति कभी ना इंटरव्यू लेता है और ना ही देता है। जबकि ये खुद मार्क ट्वेन का मैंने अभी बताया कि इंटरव्यू खुद ही लिए थे जो एक असॉल्ट किए थे। और उसके बाद है किपलिंग। फिर एच.जी. वेल्स बहुत मशहूर साइंस फिक्शन के राइटर रहे हैं। उन्होंने इंटरव्यूज को खुद वो मानते थे कि इंटरव्यू ऑर्डिल, लेकिन उन्होंने खुद जोसेफ स्टालिन जो कि एक रूस ग्रेट रशियन रिवॉल्यूशनरी थे, उनका इंटरव्यू उन्होंने खुद लिया था। साउल बेलो कहते थे कि इंटरव्यू ऐसे जैसे किसी की श्वास नली को दबा देना, या एक तरह से बहुत अच्छा ये भी नहीं मानते साउल बेलो। कुल मिला के कहा जा रहा है कि यहां पर डिस्पाइट इट्स डिसएडवांटेजेस, इंटरव्यू जो है, द इंटरव्यू इज एन एक्सीलेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। डेनिस ब्रायन गिव्स एन एलिवेटेड पोजीशन टू द इंटरव्यूअर बिकॉज ऑफ हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर द इंटरव्यूवी। ही टर्म्स द इंटरव्यू एज एन एक्सप्रेसिव मीडियम। कुल मिला के यहां पर सबकी राय सुनने के बाद, सबकी ओपिनियन, सब कुछ जानने के बाद पार्ट 1 में यह बात मानी जाती है कि इंटरव्यू जो है एक बेस्ट वे है, एक मोस्ट इफेक्टिव वे है ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इफेक्टिव वे होता है, और इसमें मैंने बताया पहले भी, दिस इज एन आर्ट, ये आर्ट होता है लेने वाला इंटरव्यूअर के लिए भी, इंटरव्यूवी के लिए भी, कि आप कितना अच्छा इंटरव्यू दें और अगला कितना अच्छा आपसे इंटरव्यू ले। अंडरस्टैंड माय डियर। तो ये पार्ट 1 में रहा है। कुल मिला के हम आप भी, अगर ऐसा कौन नहीं है आज के युग में जो इंटरव्यू नहीं पढ़ना चाहिए, तो इंटरव्यू पढ़ने में बड़ा मजा आता है। हम जिसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, अगर उनके बारे में हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, क्योंकि दुनिया में हम किसी की सच्चाई के पता सिर्फ प्रश्नों के द्वारा लगा सकते हैं। बाय आस्किंग क्वेश्चंस यू कैन नो द ट्रुथ। तो इंटरव्यू में तो क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे जानते हैं? तो इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यू जो आंसर देता है ऑनेस्टली, तो वहां पर हमको सबको पता चल जाता है। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि इंटरव्यू एक गुड कम्युनिकेशन है, एक आर्ट है, और एक बहुत इफेक्टिव वे है ऑफ एक्सप्रेशन, एंड इन द मॉडर्न एज अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में हम क्या पाते हैं? हाँ माय डियर, सेकेंड पार्ट में हम ये पाते हैं कि इसमें एक राइटर हैं अम्बर्टो इको, जो इटली के एक यूनिवर्सिटी है। कौन सी है भाई यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी इज कि यहां पर ये इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, यस। यूनिवर्सिटी नेम इज ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। इटली की एक प्रोफेसर हैं ये बोलोग्ना यूनिवर्सिटी में, और जो मुकुंद पद्मनाभन हैं, द हिंदू के बहुत मशहूर ये
रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो इनसे इंटरव्यू करते हैं, इनसे इंटरव्यू लेते हैं। और इसकी कहानी है, इन्होंने एक बहुत मशहूर बुक लिखा है, कौन? अम्बर्टो इको। उन्हीं के बारे में उनसे पूछते हैं और वो बहुत ऑनेस्टली इसका जवाब भी देते हैं। अब यहां पर आपको बता रहे इकोज व्यूज ऑन हिज, देखो इको क्या है कि रिनाउंड स्कॉलर है अम्बर्टो इको, अपने आइडियाज के लिए ऑन सीमियोटिक्स। सेमियोटिक्स होता है द स्टडी ऑफ साइंस, जिसमें चिन्ह इन सब का प्रयोग किया जाता है, उसके बहुत मशहूर राइटर, बहुत मशहूर प्रोफेसर हैं। और इन्होंने लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मेडिवल एस्थेटिक्स, ही इज आल्सो नोन एन ऑथर हु हैज एन अरे ऑफ वर्क्स रेंजिंग फ्रॉम लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, इसे, चिल्ड्रंस बुक्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। उन्होंने बहुत सारी फील्ड में भाई बहुत कुछ लिखा है। इनकी स्टार्टिंग ही होती है कि जहां पर ये नॉवेल स्टार्ट करते हैं, इनका एक कोटेशन मुझे बड़ा अच्छा लगा है, जहां पर सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है और ये जहां कहते हैं आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। यहां पर कह रहे हैं कि मैं कैसे ये बताते हैं कि मैं संडेज को ही नॉवेल लिखता हूं। फिर उसके बाद कहते हैं इकोज व्यूज ऑन फिलोसफिकल इंटरेस्ट एंड इंटरस्टाइसेस। द इंटरव्यूअर मुकुंद पद्मनाभन, जो द हिंदू के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, हिंदू के ही जर्नलिस्ट हैं और हिंदू के लिए ही इंटरव्यू ले रहे हैं। वो कहते हैं कि कोट्स डेविड लॉज कि who had expressed astonished at Umberto Eco's varied and sizable works. He expresses his surprise by asking Umberto Eco, how could one man do all the things that did? वो कहते हैं कि एक नॉवलिस्ट है डेविड लॉज, जो कहते हैं कैसे अम्बर्टो इको जैसा व्यक्ति इतना कुछ कैसे लिख सकता है। इस पर अम्बर्टो इको जवाब देते हैं, जो प्रोफेसर हैं ऑफ ऑन सीमियोटिक्स के, कहते हैं कि दिस इज ए डिल्यूसिव impression about him because he has been always doing the same thing by writing the same philosophical and ethical ideas in different genres. Eco discloses his secret of producing such voluminous works. He utilizes the empty spaces, the shortest gaps between two different works. That's the reason why he has produced so many works. He calls the empty spaces interstices. बहुत अच्छा है। कह रहे हैं आप कैसे ये कर लेते हैं, तो कहते हैं देखो मैं एम्प्टी, दुनिया में खालीपन देखिए, धरती आसमान के बीच में खाली है, परमाणुओं के बीच में खालीपन है, एम्प्टी स्पेस सब जगह, अगर सारे एम्प्टी स्पेसेस को हटा लिया जाए दुनिया एक मुट्ठी के बराबर हो जाए। कहते हैं कि जब मैं एम्प्टी स्पेसेस का प्रयोग करता, जो खाली समय का प्रयोग, जैसे दो वर्गों की भी, सपोज करो कहते हैं मैं एलिवेटर से कोई आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, कोई आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, अब मेरे मिलने और मेरे इंतजार करने उसके मिलने के बीच में जो समय रहता है, इतने मैं आर्टिकल लिख लेता हूं। हालांकि मुकुंद जी कहते हैं कि इतना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। कह रहे हैं कि मैं खाली समय का उपयोग इतना अच्छा यूटिलाइज करता हूं, उसी बीच में मैं अपनी राइटिंग कर लेता हूं। बहुत ग्रेट है भाई, लोग तो इसके बारे में सोचते भी नहीं है, लेकिन ये इसका उपयोग करते हैं। इकोज इंटीमेट एंड प्लेफुल स्टाइल, इनकी जो स्टाइल है बहुत ही ज्यादा अच्छी है। कहता है इंटरव्यू क्वेश्चंस हिम अबाउट हिज प्लेफुल एंड पर्सनलाइज्ड स्टाइल ऑफ राइटिंग व्हिच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डल एंड ड्रैब स्टाइल अडॉप्टेड फॉर राइटिंग एकेडमिक वर्क्स। फिर उसको कह रहे हैं कि दूसरों की राइटिंग से आपकी राइटिंग एकदम अलग है। एट दिस Umberto Eco replies that he learned this style of writing when he was 22 years of age. जब 22 साल के थे तब उन्होंने ये राइटिंग सीखा था। At that time he presented his first doctoral dissertation in Italy. जब उन्होंने अपनी डॉक्टर थीसिस एक तरह से प्रेजेंट की थी डॉक्टरल की, तब कह रहे मैंने ये स्टाइल सीखा था। He told that story of his research. His professor published his dissertation as a book, which was his way of complimenting his student. Eco understood that he had to adopt the narrative style in his works. Also, this led him to become a novelist at the ripe of age 50. कह रहे मैं 50 साल की एज में नॉवलिस्ट बना हूं, क्योंकि मुझे स्टोरी नरेट करने बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और वो एक अपने फ्रेंड का भी जिक्र करते हैं, रोलांड बार्थेस का, रोलांड बार्थेस का, जो एक श्रेष्ठ था और वो फ्रस्ट्रेटेड था बिकॉज ही कुड नॉट फुलफिल हिज विश ऑफ बीइंग ए क्रिएटिव
राइटर। वो क्रिएटिव राइटर नहीं बन पाया, उसकी इच्छा ही रह गई। इस पर इसका भी वो जिक्र करते हैं अम्बर्टो इको। अम्बर्टो सेज दैट नेवर फेल्ट दिस फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। He says that he started writing novels by accident on a day when he had nothing to do. They created to his taste for narration. कह रहे हैं कि मैंने कैसे उन्होंने लिखना नॉवेल स्टार्ट किया। कहीं एक दिन मेरे पास कोई काम नहीं था, आई वॉज टोटली फ्री था, और बाई एक्सीडेंट बस ऐसे ही मैंने लिखना शुरू कर दिया और आई बिकेम ए नॉवलिस्ट। द फेनोमेनल सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज, इनकी एक मशहूर बुक है द नेम ऑफ द रोज। इतनी इसकी करोड़ों कॉपीज बिकी, बहुत फेमस हुए, वर्ल्ड में फेमस हो गए, सुपरस्टार हो गए ये इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो कह रहे हैं कि उसके बारे में बताते हैं, इस बुक ने उनको एज ए नॉवलिस्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। मोस्ट पीपुल नो एज ए नॉवलिस्ट बट दिस इज, प्लीज, कह रहे हैं कि लोग मुझे नॉवलिस्ट जानते जबकि ऐसा नहीं है। मैं एकेडमिशियन हूं, शिक्षाविद हूं, मैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेता हूं, सब जगह मैं जाता हूं, मैं तो नॉवेल सिर्फ संडे को लिखता हूं। He accepts the fact that by writing fiction he can reach more people. He says I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics. कह रहे हैं semiotics पर मैं इतने सारे लोगों तक नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन नॉवेल से मैं पहुंच सकता हूं। और इस तरह से द नेम ऑफ द रोज इज ए सीरियस नॉवेल दैट स्पिन्स, कह रहे हैं इसमें एक सीरियस नॉवेल है जिसमें एक डिटेक्टिव की भी स्टोरी है या डिटेक्टिव है। इसमें आप मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, मेडिवल हिस्ट्री सबको मिला करके इसको कैसे मैंने राइट किया है। तो कहते हैं कि ही इज नॉट पजल्ड बाय इट्स स्टैगरिंग सेल्स फिगर्स, उनको खुद आश्चर्य हो रहा है। कह रहे हैं कि एक बुक की जो पॉपुलैरिटी होती है ना, वो राइटर खुद भी नहीं जानता है। कह रहे हैं इसी बुक को अगर मैंने 10 साल बाद या 10 साल पहले शायद लिखा होता तो इतना ये बुक नहीं फेमस हुई होती, द नेम ऑफ द रोज। लेकिन समय इतना सुटेबल था कि दिस बुक बिकेम फेमस, और इस बुक के साथ मैं भी बिकेम वेरी फेमस। और इस तरह से वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने इस बुक के जरिए वो बहुत फेमस हो गए। तो यहां पर राइटर क्या बता रहे हैं कि सेकंड वाले अम्बर्टो इको ने किस तरह, अब देखिए यहां अगर इंटरव्यू न लिया गया होता बाय मुकुंद तो हम कैसे अम्बर्टो इको के बारे में, उनके आइडियाज के बारे में हम लोग कैसे जान सकते थे? वी कांट नो अबाउट इट। तो इंटरव्यू की यही पहलू बताए गए हैं कि यहां पर एक व्यक्ति क्या सोचता है, कैसे सोचता है, हाउ, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाट हैपेंड, ये सारी चीजें हम इंटरव्यू के जरिए जान सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एक बहुत ही अच्छा लेसन है जिसमें हमने ये सीखा कि क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के माध्यम से कि इंटरव्यू के प्रॉन्स भी है, कॉन्स भी है। कुछ लोग को गुड रहता है, कुछ लोग इसे बैड मानते हैं, कुछ लोग इसको क्राइम तक कहते हैं, रुडयार्ड किपलिंग जैसे लोग, लेकिन फिर भी वो लेते हैं इंटरव्यू। वैसे ही बहुत यहां पर अम्बर्टो इको द्वारा दिया गया इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा जो बाई मुकुंद द्वारा लिया गया। इसमें हम इंटरव्यू का महत्व जानते हैं। आप भी एक इंटरव्यूअर बन सकते हैं, इंटरव्यूअर बनिए। आप अपने लाइफ में जब कुछ गेन करेंगे तो आपके पीछे तो लोग आ ही जाते हैं, इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। आप अच्छी एग्जाम पास कर लीजिए, आप बड़े पद पर पहुंचे, जैसे ही आप ग्रेट बनेंगे ना, बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे और इंटरव्यू लेना चाहेंगे। मेरे हिसाब से वैसे आप क्या सोचते हैं इंटरव्यू के बारे में? अपने व्यूज हमको बताइएगा कि इंटरव्यू देना लेना क्या है आपकी नजर में। वैसे मैं अपने व्यूज बताऊं तो मुझे तो अच्छा लगता है इंटरव्यू देना भी, इंटरव्यू लेना भी, यानी गिविंग इंटरव्यू एंड टेकिंग एन इंटरव्यू इज बोथ आर गुड इन माई आइज। मुझे तो आई लाइक इट। आप लोग अपना बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं? इसी के साथ इस लेसन को यहीं पे एंड करते हैं। इंटरव्यू को पढ़िए, ग्रेट लोगों का इंटरव्यू पढ़िए, जरूर आपका हेल्प करेगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे। इसी के साथ अगर ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है आपकी पढ़ाई में तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब इट। नेक्स्ट टर्म पर फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। टिल देन गुड बाय।